नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। आप सभी डीएनए मित्रों का स्वागत है। आज का डीएनए आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आज हम सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने वालों का डीएनए टेस्ट करेंगे। मित्रों, पिछले 24 घंटे से 3 चीजें एक साथ हो रही हैं। एक पिता जिन्होंने हॉर्मुज में अमेरिकी हमले के दौरान अपने बेटे को खोया, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने कुंठा क्लब के एजेंडे में साथ नहीं दिया था। इजराइल के पक्ष में उनकी पुरानी पोस्ट ढूंढ ढूंढ कर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। इनके बेटे की मौत पर जश्न मनाया जा रहा है। सोचिए, बेटा मरा है उनका और ये लोग अलग विचारधारा की वजह से एक पिता के पुत्र शोक पर उत्सव मना रहे हैं। क्या यही हमारी संस्कृति है? हमारी संस्कृति शत्रु के दुख में भी शामिल होने की रही है, संवेदना जताने की रही है, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में कुंठा क्लब की संवेदनाएं मर चुकी हैं। ट्रोलर्स का एक वर्ग किसी के बेटे की मौत को सेलिब्रेट कर रहा है और दूसरा वर्ग किसी की बेटी के चरित्र पर हमला कर रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी की तस्वीर पर इतने भद्दे भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं जिसे कोई भी समाज स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर सब चलता है और चल रहा है। कोई किसी को गाली दे सकता है, कोई किसी की इज्जत को तार तार कर सकता है, लेकिन उस पर कोई रोक टोक नहीं है। क्या एक बेटी का चरित्र हनन सिस्टम को स्वीकार है? क्या सोशल मीडिया पर मर्यादा के सिग्नल इसी तरह टूटते रहेंगे? क्या सोशल मीडिया ऐसे ही लोगों का मंच बनता रहेगा जिनका मकसद नई पीढ़ी के दिमाग को दूषित करना है, कभी विचारधारा के नाम पर तो कभी हास्य और व्यंग्य के नाम पर, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने, हिमांशु जागड़ा और डॉक्टर सेजल पवार जैसे लोग कर रहे हैं, जो कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता फैलाते हैं और आप में से कुछ लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। आज हम आपके साथ मिलकर इनकी वैचारिक मरम्मत करेंगे। आज का डीएनए आपको इसलिए देखना चाहिए ताकि आप जान सकें क्षेत्रीय दलों की आपदा कांग्रेस के लिए कैसे अवसर बन गई है। अब तक टीएमसी के कई बागी कह रहे थे कि कांग्रेस में विलय के अलावा ममता बनर्जी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन ममता से पहले शरद पवार की पार्टी के कांग्रेस में विलय की चर्चा अब जोरों पर है। आज आपको पता चलेगा क्या शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा, और अगर विलय हुआ तो कांग्रेस की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। आज का डीएनए आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आज हम इंसान की उम्र रोकने वाली दवा के ट्रायल का विश्लेषण करेंगे। पूरी मानव प्रजाति के लिए यह बड़ी खबर है कि बुढ़ापा रोकने की दवा का इंसान पर पहला ट्रायल शुरू हो गया है। यानी इंसान को जवान रखने वाली दवा तैयार करने के बाद अब उसका परीक्षण इंसान पर किया जा रहा है। यह खोज इंसानों के लिए कितनी बड़ी खोज है और इससे इंसानों की दुनिया कितनी बदल जाएगी, आज आपको यह भी जानना चाहिए। आज का डीएनए आपको इसलिए देखना चाहिए ताकि आप जान सकें आज भारत ने यूरोप को कैसे खामोश कर दिया, आज भारत ने रफाल पर फ्रांस को कैसे अपनी शर्त मानने को मजबूर कर दिया। लेकिन पहले आज की बड़ी खबरें देख लेते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच रविवार को समझौता हो सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि जेनेवा में अमेरिका उपराष्ट्रपति, अमेरिका के जेडी वेंस और ईरान की संसद के स्पीकर बागेर गालिबाफ समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अभी तक इजराइल को समझौते से बाहर रखा गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश इस समझौते में शामिल नहीं होगा। ईरानी मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक समझौते में ईरान की शर्तों को शामिल किया गया है। हालांकि ट्रंप ने इन खबरों को फेक न्यूज कहकर खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के चार्ज डी अफेयर्स जेसन मिक्स को आज फिर तलब किया। इस दौरान ओमान की खाड़ी में भारतीय नाविकों को ले जा रहे कॉमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी सेना के हमलों को लेकर विरोध दर्ज कराया गया। भारत ने कहा कि ऐसी हरकतें स्वीकार्य नहीं है। अमेरिकी राजनयिक से कहा गया कि वो भारत की गंभीर चिंताओं को अपनी सरकार तक पहुंचाए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारतीय जहाजों पर हमले ईरान की तरफ से किए गए। बिहार में लोक सेवा आयोग की 2 परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले में 37 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सहायक शिक्षा विकास अधिकारी और सहायक लोक स्वच्छता अधिकारी की परीक्षा में पेपर लीक और बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे थे। जांच के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इस मामले में 8 एफआईआर दर्ज करते हुए अलग अलग जिलों से आरोपियों को पकड़ा गया। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में 5 बायोमेट्रिक कोऑर्डिनेटर भी हैं जिन्होंने पैसे लेकर पेपर लीक कराए। पुलिस के मुताबिक जिस कंपनी को जैमर का काम दिया गया था उसके कर्मचारी भी पेपर लीक में शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीधे रिट याचिका नहीं सुनी जा सकती। अगर उन्हें फैसले पर आपत्ति है तो वो हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर करें। नामांकन रद्द करने का फैसला सही था या गलत, अदालत ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। लंबित केस की जानकारी नहीं देने की वजह से रिटर्निंग अधिकारी ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया था। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला मार्च 2026 में दिए गए एक भाषण से जुड़ा है। उन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। इस मामले में एक कारोबारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे अब पुलिस ने एफआईआर में बदल दिया है। उधर ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी से आज सीआईडी ने पूछताछ की। सीआईडी ने उनसे करीब 5.5 घंटे तक सवाल किए। नेता विपक्ष की नियुक्ति को लेकर फर्जी हस्ताक्षर के मामले में यह छानबीन की गई है। मौसम विभाग ने अल नीनो के आने की पुष्टि कर दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के दौरान अल नीनो और मजबूत होगा। इसके असर से बारिश कम होने की आशंका है, साथ ही गर्मी का प्रकोप ज्यादा होगा। उधर देश में महंगाई बढ़ी है। खुदरा महंगाई दर में मई में यह बढ़कर 3.93% पर पहुंच गई है। अप्रैल में महंगाई दर 3.48% थी। पिछले 5 महीने से लगातार महंगाई बढ़ रही है। डीएनए मित्रों, आज हम डीएनए की शुरुआत आचार्य चाणक्य के एक विचार से करेंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शत्रु यदि विपत्ति में हो, यदि उसके घर में शोक का माहौल हो, तो वहां मौन रहना ही श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण है। दूसरों के विलाप पर उत्सव मनाना नीचता है। मित्रों, यही भारत का सांस्कृतिक डीएनए भी है। लेकिन चाणक्य के शब्दों में कहें तो कुछ नीच विचार के लोग एक व्यक्ति के पुत्र शोक पर उत्सव मना रहे हैं। भारत के पुरातन सांस्कृतिक डीएनए को बदलने की साजिश रच रहे हैं। एक परिवार जिसके बेटे की हत्या घर से 2500 किलोमीटर दूर नौकरी करते हुए हो गई। एक पिता जिसने हॉर्मुज में अमेरिकी हमले के दौरान अपने बेटे को खो दिया। एक पिता जो अपने पुत्र के मृत शरीर की वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है। देश का कुंठा क्लब उस 23 साल के लड़के की हत्या पर खुशियां मना रहा है। क्यों खुशी मना रहा है? क्योंकि उस लड़के के पिता से उसका वैचारिक विरोध है, इसलिए। मित्रों, एक तरफ बेटे की मौत पर संवेदनहीनता की अभिव्यक्ति की जा रही है, उसी तरह एक बेटी के चरित्र का हनन हो रहा है। पिता से राजनीतिक विरोध के कारण उनके कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी के खिलाफ अश्लील और मनगढ़ंत कहानियां प्रसारित की जा रही हैं। मित्रों, यह सिर्फ संवेदना का सार्वजनिक पिंडदान नहीं है, यह सोशल मीडिया के अनियंत्रित हो जाने का भी प्रमाण है। इसीलिए आज हम अनियंत्रित सोशल मीडिया और उसके जरिए भारतीय संस्कृति के डीएनए को बदलने की साजिश करने वालों की वैचारिक मरम्मत करेंगे। मित्रों, महाग्रंथ महाभारत में कहा गया है कि संसार में माता पिता के लिए अपनी संतान की अर्थी को देखना सबसे बड़ा और सबसे क्रूर मानसिक वध है। इससे बड़ा कोई नर्क नहीं है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले राजेश शर्मा इस समय इसी सत्य का सामना कर रहे हैं। राजेश शर्मा के पुत्र आदित्य शर्मा की 10 जून को ओमान के तट के पास हॉर्मुज स्ट्रेट में हत्या कर दी गई। मर्चेंट नेवी कैडेट आदित्य शर्मा पलाऊ देश के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर प्रोबेशनरी डेक कैडेट के रूप में तैनात थे। अमेरिकी मिसाइल हमले में आदित्य शर्मा और उनके 2 साथियों की मृत्यु हो गई। आदित्य का पार्थिव शरीर अभी ओमान के पास है। पोस्टमार्टम और अन्य कागजी प्रक्रियाओं के लिए उसे जहाज से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। सरकार ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि मृत शरीर को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। अपने पुत्र के पार्थिव शरीर की प्रतीक्षा कर रहे आदित्य के पिता राजेश शर्मा ने इस घटना को युद्ध अपराध बताया है। उन्होंने अपने बेटे के शव को शीघ्र भारत लाने की मांग की है। इस घटना से देश दुखी है, लेकिन कुंठा क्लब जश्न मना रहा है। कैसे, यह अब आपको आगे दिखाएंगे। पहले हम आपको उस पीड़ित पिता का दर्द सुनाना चाहते हैं जिन्होंने अपने बेटे को खोया है और पिछले 24 घंटे से कुंठा क्लब के टारगेट पर है। मेरे बेटे का जो बॉडी है वो हमारे तक पहुंचाई जाए और मुझे उसकी जो लास्ट स्ट्रगल मोमेंट रही होगी उसके बारे में बताया जाए। मैं अपील करना चाहूँगा अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर जी से, मुख्यमंत्री हिमाचल सुक्खू जी से, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि हमारे बच्चे का जो शरीर है उसको यहाँ तक पहुँचाया जाए।
पुत्र शोक में डूबे एक पिता की इस वेदना को कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति समझ सकता है कि अपने 23 वर्षीय बेटे को गंवाने वाले राजेश शर्मा पर कितना बड़ा भावनात्मक आघात हुआ है। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आदित्य के पूरे गांव में शोक का माहौल है, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करने वाले कुछ निकृष्ट सोच के लोग राजेश शर्मा और उनके परिवार की इस पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें तो बस मजा आ रहा है। वैचारिक विरोध में भारतीय संस्कारों को श्रद्धांजलि दे चुका कुंठा क्लब राजेश शर्मा की पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट खोज खोज कर निकाल रहा है और फिर उन्हें आधार बनाकर उनके पुत्र शोक पर हंस रहा है, मजाक बना रहा है। सोचिए कितने विचार शून्य लोग हैं जो आदित्य शर्मा की तस्वीर के साथ राजेश शर्मा का गाजा और इजराइल वाली पुरानी पोस्ट लगाकर जहर उगल रहे हैं। हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि क्या क्या लिखा जा रहा है। एक यूजर लिख रहा है, कुछ साल पहले राजेश शर्मा गाजा पर इजराइल के हमले का जश्न मनाते हुए कह रहे थे कि इजराइल को गाजा में जातीय सफाई का आदेश दे देना चाहिए। आज वो अपने बेटे की मौत का शोक मना रहे हैं। ये एक यूजर लिखते हैं। दूसरा संवेदनहीन शख्स लिख रहा है, ये कट्टर मोदी भक्त राजेश शर्मा है, आज रो रहा है क्योंकि इसकी इकलौती संतान को सरकार की घटिया रणनीति खा गई। कहते हैं ना मां बाप के कर्म उनके मरने के बाद भी औलाद का पीछा नहीं छोड़ते, यही नियम यहां लागू। सोचिए कितनी विकृत सोच है। अगर आप देख रहे हो ना, आप इस वक्त अपने परिवार से जरा आंखें मिलाकर के देखिएगा, शर्म आएगी आपको। एक व्यक्ति जिसके बेटे की मौत हुई है, शव की प्रतीक्षा कर रहा है और आप उसके लिए क्या लिख रहे हैं। खुद को लिबरल विचारधारा का वाहक बताने वाले कुंठा क्लब के सदस्य लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के बच्चों की मौत और नरसंहार का समर्थन कर रहा था, आज उसी युद्ध की आग में उसका अपना बेगुनाह बेटा चला गया। मतलब संकेतों में यह कुंठा क्लब अपने ही देश के एक नौजवान की मृत्यु को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है। किसी व्यक्ति की पुरानी पोस्ट उठाकर यह साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि अच्छा हुआ तुम्हारा बेटा मर गया। मित्रों, यह सिर्फ राजेश शर्मा पर भावनात्मक आघात नहीं है, बल्कि समाज की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। यह सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों की दूषित मानसिकता की चरम अभिव्यक्ति है। मित्रों, संत कबीरदास ने कहा है कि संतान की मृत्यु का शोक पूरे संसार को रुला देने वाला सबसे भारी दुख है। इसकी तुलना किसी दूसरी सांसारिक हानि से नहीं की जा सकती, लेकिन बीमार मानसिकता के कुछ लोग पुरानी पोस्ट और विचारों से पुत्र शोक की तुलना कर रहे हैं। यह सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों के शरण का भी उदाहरण है। राजेश शर्मा से वैचारिक विरोध किसी का भी हो सकता है। विचारों का विरोध विचारों से किया जा सकता है, लेकिन किसी वैचारिक विरोधी के बेटे की मृत्यु पर अट्टहास करना यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। भारत में तो ऐसे संस्कार हैं कि पड़ोस का दुश्मन भी यदि मर जाए तो लोग संवेदना व्यक्त करने उसके घर चले जाते हैं। यदि नहीं भी जाते तो कुछ दिन मौन रहते हैं। लेकिन जो लोग ना तो राजेश शर्मा को जानते हैं और ना ही राजेश शर्मा उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, वो सिर्फ इस आधार पर उनके पुत्र शोक पर मानवता का पिंड दान कर रहे हैं कि उनके विचार उनसे नहीं मिलते हैं। यह पशु समान व्यवहार है। इजराइल और गाजा के नाम पर भारतीय सांस्कृतिक संस्कारों का विसर्जन करने वालों को आज राजेश शर्मा क्या कह रहे हैं, यह भी अवश्य सुनना चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं, करते रहे, जैसा उनका मन कर रहा है वो लिख देते हैं। तो मैं तो यही करूँगा कि ऐसा हादसा किसी के साथ ना हो, किसी भी पिता के साथ ना हो। जो ट्रोल कर रहे हैं उनके साथ भी कभी ना, भगवान से नहीं कहूँगा। यही शब्द, यही विचार, यही सोच भारत को पश्चिमी देशों से अलग बनाती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सामाजिकता के साथ साथ मनुष्यता का भी पतन हो रहा है और इस पतन में सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया का है। उस सोशल मीडिया का जिसका उपयोग भारत में एक व्यक्ति हर दिन औसतन 2.5 घंटे करता है। वहां जिसको जो मन आता है, जिसके बारे में मन आता है, लोग लिख देते हैं। बेरोक टोक, बेहिचक, बिना उसके प्रभाव के बारे में सोचे अपना विचार व्यक्त कर देते हैं। और ऐसा करते करते कौन कब ट्रोलर बन जाता है पता ही नहीं चलता। कुंठा क्लब के जो लोग आज राजेश शर्मा के पुत्र शोक पर न्यूनतम मर्यादा और मानवता का पिंड दान कर रहे हैं, क्या उनमें इतनी हिम्मत है? और अगर है हिम्मत तो उनके सामने जाकर इस तरीके की बातें कहें।
क्या दूषित मानसिकता वाले ये लोग आंख में आंख डालकर ऐसा बोल सकते हैं जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें कानून का डर होता है। उस वक्त सामने आएंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी ना। लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें किसी तरीके का डर नहीं होता, क्योंकि वो फर्जी प्रोफाइल बनाकर ऐसे घृणित काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के भी बारे में कैसी भी दुर्गंध युक्त भाषा में सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देता है। और ये सिर्फ एक तरफ के लोग नहीं हैं, दोनों तरफ के लोग हैं। सच कहें तो ये किसी तरफ के लोग नहीं हैं, ये शाब्दिक हिंसा से पोषित ट्रोलर है। मित्रों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी के बारे में भी झूठी और भ्रामक कहानियां गढ़ी जा रही हैं। बीमार मानसिकता के कुछ लोग उनके बारे में सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें प्रसारित कर रहे हैं जिनका ना कोई तर्क है, ना कोई तथ्य है। सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां लिखकर एक ऐसी बेटी का चरित्र हनन करने की साजिश हो रही है जिसकी पहचान सिर्फ इतनी है कि वो अखिलेश यादव की बेटी है। हम ना ही उस बच्ची की तस्वीर दिखा रहे हैं और ना ही ट्रोलर्स की पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसी पोस्ट को जगह नहीं मिलनी चाहिए। कानपुर साइबर क्राइम थाने में समाजवादी पार्टी के एक नेता की शिकायत पर विनोद यादव, भरत पटेल और नागेश्वर बघेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर अमर्यादित, आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री साझा की है। सोचिए कितनी बीमार मानसिकता के लोग हैं जो सिर्फ वैचारिक विरोध के कारण ऐसी घिनौनी टिप्पणियां कर रहे हैं। मित्रों, चाहे अखिलेश यादव की बेटी के साथ अभद्रता हो या फिर राजेश शर्मा के साथ संवेदनहीनता हो, दोनों का अड्डा एक ही है और वो है अनियंत्रित सोशल मीडिया। वैश्विक रिसर्च फर्म डेटा रिपोर्टर की डिजिटल रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत कुल संख्या के लिहाज से चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोशल मीडिया बाजार बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 50 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स हैं। यदि हर प्लेटफॉर्म पर बने अलग अलग खातों या मल्टीपल अकाउंट्स को गिना जाए तो आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 87 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाली आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा 25 से 34 वर्ष के युवाओं का है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के मुताबिक भारत में 100 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनेट व्यापार, शिक्षा और डिजिटल क्रांति के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाता है। इंटरनेट विकास का एक सशक्त माध्यम है, लेकिन इसी इंटरनेट के साथ सोशल मीडिया एक विकार के रूप में भी स्थापित होता जा रहा है। विशेषकर अनियंत्रित सोशल मीडिया असामाजिक लोगों का अड्डा बन चुका है। इसे आप सभ्य समाज का कोड़ भी कह सकते हैं। हम कोड़ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि व्यथित हैं। जिसका जब मन होगा, सोचिए किसी का बेटा मरा है और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। किसी की बेटी को लेकर जो मन आ रहा है वो लिख दे रहे हैं। मित्रों, अलग अलग वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों और टीनेजर्स के साइबर बुलिंग में भारत शीर्ष पर है। मैकैफी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बच्चों को नस्लवाद, यौन उत्पीड़न और शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकियों जैसे गंभीर ऑनलाइन दुर्व्यवहार सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन वयस्कों के ट्रोलिंग के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर है। वहां पर 41% वयस्क ट्रोलिंग के शिकार होते हैं। वैश्विक स्तर पर साइबर बुलिंग और आक्रामक ट्रोलिंग के मामलों में स्पेन और मलेशिया भी शीर्ष देशों में शामिल है। वॉल्यूम के हिसाब से भारत को सबसे बड़ा डेंजर जोन रखा जा सकता है, क्योंकि भारत में डिजिटल आबादी बहुत बड़ी है। भारत में सोशल मीडिया के विकृत स्वरूप का विस्तार इसलिए भी तेजी से हो रहा है क्योंकि इसमें एंट्री बैरियर शून्य है। कोई भी अकाउंट बना सकता है, कोई भी स्क्रीनशॉट एडिट कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के आने के बाद तो तकनीक का दुरुपयोग चरम पर पहुंच गया है। मित्रों, यदि कोई तीखी बात लिखता है, सख्त शब्दों में सरकार की आलोचना करता है या किसी विचारधारा का विरोध करता है, तो वो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर असभ्यता और अमर्यादा का जो प्रदर्शन किया जा रहा है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत में सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा, ट्रोलिंग, नफरत फैलाने वाले भाषण और अश्लीलता के खिलाफ बेहद कड़े कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। आईटी नियम 2021 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सीधे तौर पर जवाबदेह बनाते हैं। शिकायत मिलने के 24 से 72 घंटे के भीतर सोशल मीडिया कंपनियों के लिए संबंधित कंटेंट हटाना अनिवार्य है। भारतीय न्याय संहिता के तहत अश्लील, धार्मिक विद्वेष फैलाने
या उत्पीड़न संबंधी पोस्ट लिखने पर 3 से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। आईटी एक्ट 2000 के अनुसार किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी निजी तस्वीरें या आपत्तिजनक सामग्री ऑनलाइन पोस्ट करने पर 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। लेकिन आम लोगों को यह अमूमन पता ही नहीं होता कि शिकायत कहां दर्ज करें। पुलिस भी कई बार इसे ऑनलाइन लड़ाई मानकर हल्के में ले लेती है। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी नहीं है, दिक्कत यह है कि ट्रोलिंग करने वाले ज्यादातर अकाउंट फर्जी होते हैं। कोई भी किसी के नाम से अकाउंट बनाकर उसे चला सकता है और दूसरों को ट्रोल कर सकता है, अश्लील टिप्पणियां कर सकता है। लेकिन इससे भी खतरनाक है नैतिकता का पतन और संवेदना की दरिद्रता। जब कोई ट्रोलर संवेदनहीनता की सारी सीमाएं लांघकर भारतीय सभ्यता, किसी की मान मर्यादा और सामाजिक मर्यादाओं को सिर्फ इसलिए मटियामेट कर देता है क्योंकि उससे उसका वैचारिक मतभेद है। मित्रों, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की संस्कृति को राजनीतिक दलों ने भी बढ़ावा दिया है। अपने तात्कालिक सियासी फायदे के लिए अलग अलग दलों ने ट्रोल आर्मियां खड़ी कर दी हैं। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट जैसे वैश्विक संस्थाओं की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है जहां राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर राय बदलने, विरोधियों को चुप कराने और नैरेटिव सेट करने के लिए कंप्यूटेशनल प्रोपेगेंडा और साइबर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। 2011 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन और 2014 के आम चुनाव के दौरान सोशल मीडिया को पहली बार बड़े पैमाने पर राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। राजनीतिक दलों के वॉर रूम से पेड और अनपेड वॉलंटियर्स को हिट लिस्ट सौंपी जाती थी और उन्हें निर्देश दिए जाते थे कि किन लोगों को किस तरह निशाना बनाना है। राजनीतिक पार्टियां 2 तरीके से ट्रोल आर्मी चलाती हैं। पहले वेतनभोगी कर्मचारी जो डिजिटल एजेंसियों के जरिए काम करते हैं और दूसरे कट्टर समर्थक या साइबर वॉलंटियर्स। सियासी दलों ने समाज को इस कदर ध्रुवीकृत कर दिया है कि लाखों लोग बिना किसी आर्थिक लाभ के केवल अपनी राजनीतिक पसंद के कारण स्वयं ही ट्रोल की तरह व्यवहार करने लगे। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस देश में अब शायद कोई ही ऐसी राजनीतिक पार्टी बची हो जिसकी अपनी कोई ऐसी आर्मी ना हो। हर पार्टी की अपनी ऐसी एक आर्मी तैयार है। जैसे ही कोई सामने वाला उनको नजर आता है वो आर्मी अपनी छोड़ देते हैं। दोनों तरीके के ट्रोलर हम बता रहे हैं स्तरहीनता की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं। ये ट्रोल आर्मी इतनी अनियंत्रित हो चुकी है कि संवेदनहीनता उसका स्वभाव बन चुका है। सवाल है इस अनियंत्रित सोशल मीडिया को नियंत्रित कौन करेगा, कौन इसकी मर्यादा तय करेगा। बेशक सरकार को ही वहां भाषाई मर्यादा के लिए स्पष्ट नियम और सीमाएं निर्धारित करनी होंगी। ऐसे प्रावधान बनाने होंगे जिनसे किसी की मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा और संवेदनाओं का हनन ना हो। सरकार को चाहिए कि वो स्पष्ट कानूनी रेडलाइन निर्धारित करे जिसमें आलोचना, विचार और व्यंग्य की पूरी स्वतंत्रता हो, लेकिन गाली गलौज, धमकी और लक्षित उत्पीड़न के खिलाफ बेहद सख्त सजा का प्रावधान हो। सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने वालों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा, सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में एक रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम विकसित करना चाहिए, विशेषकर मौत की धमकी, रेप की धमकी, महिलाओं को निशाना बनाने और संवेदनहीन टिप्पणियों के मामले में त्वरित कार्रवाई के लिए। हर राज्य में साइबर पुलिस को सोशल मीडिया के दुरुपयोग, ऑनलाइन धमकियों और डिजिटल साक्ष्यों से निपटने की विशेष ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि वो अपने समर्थकों के लिए एक सार्वजनिक आचार संहिता जारी करें। मित्रों, लोकतांत्रिक देशों में ट्रोलर्स के खिलाफ सबसे सख्त कानून ब्रिटेन में है। यूके का ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट सोशल मीडिया कंपनियों को नियंत्रित करने वाला एक बेहद कड़ा कानून है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए इंटरनेट पर मौजूद अवैध और हानिकारक कंटेंट को तुरंत हटाना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई प्लेटफॉर्म नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 225 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यूरोपीय संघ का डिजिटल सर्विसेज एक्ट बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सर्च इंजनों पर सख्त कानूनी जिम्मेदारियां डालता है। इसी तरीके का सख्त कानून भारत में भी होना चाहिए। इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है। लेकिन इस सबसे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सोशल मीडिया चलाने वाले आम लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सोशल मीडिया पर सक्रिय हर व्यक्ति के भीतर इंसानियत का भाव होना चाहिए। उसे यह एहसास रहना चाहिए कि एक ट्रोल बनने से पहले वो एक इंसान है। जब तक किसी भी सोशल मीडिया यूजर को, चाहे वो किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो, इंसानियत और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान का बोध नहीं होगा, तब तक ऐसी संवेदनहीनता और निकृष्टता की अभिव्यक्तियां होती रहेंगी। मनुष्यता के इस पतन को रोकने के लिए केवल कानून नहीं
बल्कि संस्कारों की आवश्यकता पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा। डीएनए मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा है कि अश्लीलता केवल मन को ही मैला नहीं करती है, बल्कि यह समाज की नैतिक रीढ़ को भी तोड़ देती है। अनियंत्रित सोशल मीडिया ने सिर्फ सामाजिक संवेदना और भाषा की मर्यादा को ही तार-तार नहीं किया है, बल्कि इसने समाज के नैतिक मूल्यों को भी चोट पहुंचाई है। यह अनियंत्रित सोशल मीडिया मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है। इसमें सिर्फ ट्रोलर्स ही शामिल नहीं है, इसमें वो स्टैंड अप कॉमेडियन भी शामिल हैं जो अश्लीलता को हास्य का आवरण बनाकर प्रस्तुत और प्रचारित कर रहे हैं। इसलिए समाज की नैतिक रीढ़ को कमजोर करने वाली इस स्टैंड अप कॉमेडियंस की जमात की आज वैचारिक मरम्मत जरूरी है। स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे, उनके शो में शामिल हिमांशु जांगड़ा, डॉक्टर सेजल पवार और अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने केस दर्ज किया है। अब ध्यान से सुनिएगा, इन सभी पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए अश्लील, आपत्तिजनक कंटेंट पब्लिश और शेयर करने का आरोप है। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(1), 75(3), 294, 353(2) लगाई गई है। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67(b) भी लगाई गई है। आरोप है कि मोरे के शो के वीडियो में महिलाओं, मृत व्यक्तियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। पुलिस का कहना है कि स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर प्रणीत के शो में जो कुछ हुआ वो समाज के नैतिक मूल्यों और सार्वजनिक शालीनता के खिलाफ है। महाराष्ट्र पुलिस ने प्रणीत मोरे को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। पहले सुनिए प्रणीत मोरे के खिलाफ कानूनी एक्शन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्या कहा। जब कोई अभिव्यक्ति अमर्याद हो जाती है तो समाज के लोगों के डिग्निफाइड जीने का जो अधिकार है उस अधिकार पर वो आक्रमण करती है, और इस प्रकार का आक्रमण ये हमारे संविधान को मंजूर नहीं है। मनोरंजन करते करते हम समाज की सीमाओं को और डिग्निटी की सीमाओं को अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो ये सही नहीं होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी प्रणीत और हिमांशु जांगड़ा को सम्मन भेजा है। उन्हें 22 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल, सख्त और समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा है। आयोग ने 7 दिनों के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी है। मित्रों, जानते हैं अपनी गंदी सोच से नैतिकता को तार-तार करने वाला यह विवाद स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर हुआ है। सैकड़ों लोगों के बीच महिलाओं और मृत व्यक्तियों के बारे में ऐसी टिप्पणियां की गई जो मर्यादा और नैतिक मूल्यों के खिलाफ थी। और सिर्फ टिप्पणियां ही नहीं की गई, बल्कि इन क्लिप्स को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया और वायरल भी कराया गया। क्यों? क्योंकि इनकी भाषा में ऐसा कहना कूल माना जाता है। स्त्री विरोधी और अमर्यादित टिप्पणियां इनके लिए स्वैग है। मृत व्यक्तियों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करना इनके लिए न्यू नॉर्मल बन चुका है। सोचिए, जिस समाज में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है, वहां कुछ दूषित विचार वाले लोग महिलाओं को उपभोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस समाज में मृतकों से जुड़ी चर्चा की शुरुआत भी सम्मानजनक संबोधन के साथ होती है, वहां कैमरे के सामने सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं। ये सब कुछ स्टैंड अप कॉमेडी और कथित क्राउड वर्क के नाम पर हो रहा है। ये सब कुछ स्वयं को अल्ट्रा मॉडर्न दिखाने की होड़ में किया जा रहा है। चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा है कि जिस समाज में मनोरंजन का स्तर गिर जाता है, वहां कला नष्ट हो जाती है और नागरिक अपनी मर्यादा खो देते हैं। प्रणीत मोरे जैसे लोग अपने कुकृत्यों को स्टैंड अप कॉमेडी और मनोरंजन का नाम देते हैं। इसे कला बताते हैं, लेकिन यह कला नहीं है, यह फूहड़ता है। यह उनकी सोच, समझ और वैचारिक दरिद्रता का प्रमाण है। दोषी सिर्फ ये नहीं है, दोषी इन्हें सुनने वाले भी हैं। सोचिए वो कैसे लोग होंगे जो हास्य के नाम पर ऐसे भद्दे और स्त्री विरोधी कमेंट सुनते हैं, उन पर तालियां बजाते हैं, उनके मीम बनाते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। मित्रों, ये कोई साधारण अपराध नहीं है। कथित स्टैंड अप कॉमेडियंस का एक वर्ग पूरी पीढ़ी को समाज विरोधी और मर्यादा विरोधी बीमार विचारों से संक्रमित कर रहा है। आज ऐसे कथित स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में आपको प्रसिद्ध हास्य कलाकार सुनील पाल के बारे को जरूर सुनना चाहिए। आए दिन जो लड़के लड़कियां माइक पकड़ के जो हमारे
दर्शकों के सामने या कुछ चेंजेस के सामने करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका घर तो चल जाता है, उनका फैशन तो पूरा हो जाता है, लेकिन हमारा एक समाज, एक तबका, एक चेंजेस, हमारे जो युवा, हमारे देश का जो भविष्य है, जिन्हें मैं चलता फिरता हमारे देश का फेस्टिवल कहता हूँ, ऐसे हमारे युवाओं को बिगाड़ने का काम ये कर रही हैं अश्लीलता के नाम पे। इसलिए मैं इन लोगों को हमेशा समाज का आतंकवादी कहता हूँ, क्योंकि जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। सुनील पॉल चर्चित स्टैंड अप कॉमेडियन रहे। उन्होंने सही कहा, जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। कानूनी एक्शन और सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना से डरकर प्रणित मोरे ने पहले इंस्टाग्राम पर माफी मांगी, फिर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। महिला और अभद्र टिप्पणी करने वाले हिमांशु जांगड़ा को उनकी कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। मृतकों पर अभद्र टिप्पणी करने वाली डॉक्टर सेजल पवार के खिलाफ जांच के लिए केईएम अस्पताल ने जांच कमेटी बनाई है। डॉक्टर सेजल पवार ने एक वीडियो जारी किया और माफी मांगी। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन ने कहा है कि सच्ची स्वतंत्रता मर्यादाओं के भीतर रहने में है। मनोरंजन के नाम पर समाज में गंदगी फैलाने की छूट स्वतंत्रता नहीं है, अराजकता है। अभिव्यक्ति की आजादी और स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर प्रणित मोरे और उनके जैसे लोग जो कर रहे हैं वो कला नहीं है, वो अराजकता है, वो नैतिकता की हत्या का अपराध है, वो सामाजिक मर्यादा को तार तार करने वाला पाप है। जानते हैं आज के नौजवान हजारों रुपए खर्च कर इन स्टैंड अप कॉमेडियंस के शो देखने जाते हैं, अपनी बोलचाल में इन कॉमेडियंस की नकल करते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर समय रैना के 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, मुनव्वर फारूकी के 1 करोड़ 40 लाख, रणवीर इलाहाबादिया के 1 करोड़, प्रणीत मोरे के 40 लाख फॉलोअर्स हैं। सोचिए, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं उन्हें कितना जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन यहां जिम्मेदारी का तो कोई नामो निशान भी नहीं है। इसलिए जरूरी है कि कॉमेडी के नाम पर हो रहे इस नैतिक अपराध पर भी नियंत्रण किया जाए। हास्य के नाम पर अश्लीलता परोसने वाले प्रणित मोरे और उनके जैसे दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियंस पर उचित नियंत्रण रखा जाए, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। डीएनए मित्रों, सोशल मीडिया पर राजनीति से जुड़ा जो मुद्दा आज सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो है विलय। वैसे तो विलय पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस और टीएमसी के विलय की अटकलों से शुरू हुई, लेकिन आज विलय की चर्चा शरद पवार की पार्टी को लेकर हो रही है। जो शरद पवार 27 साल पहले सोनिया गांधी के विरोध की वजह से कांग्रेस से अलग हुए थे, अब उनकी पार्टी के कांग्रेस में विलय की चर्चा तेज हो गई है। इस चर्चा की शुरुआत शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले के बयान से हुई। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कांग्रेस से निकली पार्टियों को घर वापसी की सलाह दी, तो सुप्रिया सूले ने इसका स्वागत किया। ये समय है कि कांग्रेस पार्टी से जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। संजय राउत जी हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत मेरे बड़े भाई है, तो उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन वो सर आंखों पे, क्या होगा कैसे होगा ये वक्त ही बताएगा। कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थायी मित्र नहीं होता और ना ही कोई स्थायी शत्रु होता है। ये सब समय, स्थान और परिस्थिति पर निर्भर करता है। 28 साल पहले ममता बनर्जी के लिए ऐसी परिस्थिति बनी कि वो कांग्रेस से अलग हो गई। आज परिस्थिति कुछ और है तो विलय की अटकलें लगने लगी। इसी तरह जो शरद पवार 1999 में सोनिया गांधी के विरोध में अलग हुए, उन्होंने बाद में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया और अब जबकि उनकी पार्टी 2 हिस्सों में टूट चुकी है, तब कांग्रेस में विलय की खबरें तेज हैं। सोचिए, ये दोनों पार्टियां एक समय में देश की राष्ट्रीय पार्टी रह चुकी हैं, लेकिन परिस्थितियां बदलने के साथ अब इनके विलय की खबरें आ रही हैं। इसका कारण भी आपको जानना चाहिए। मित्रों, टीएमसी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 15 साल की सत्ता जाने के 15 दिन के भीतर पार्टी के भीतर बागी गुट हावी हो गया। वहीं एनसीपी का शरद पवार गुट भी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह गंवाने के बाद कमजोर हो चुका है। दोनों पार्टियों के लिए यह आपदा का समय है, लेकिन इस आपदा में कांग्रेस को अवसर दिख रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। देश को बेचने का काम जो शुरू किया है, तो देश बचना चाहिए और कांग्रेस के साथ बच सकता है। ये भूमिका अब सब राज्यों की जो पार्टियां उनके समझ में आ गया है और इसलिए ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, कई जो सेकुलर वोट की राजनीति करने वाले जो पक्ष है, वो सबको लगता है कि अब देश बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहिए और वो प्रक्रिया
शुरू हो गई है। मित्रों, कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की कमजोरी का कारण विपक्षी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस से अलग होकर बनी पार्टी रही है। मौजूदा समय में इसके सबसे बड़े उदाहरण महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश हैं। एनसीपी, टीएमसी और वाईएसआर कांग्रेस की वजह से इन राज्यों में कांग्रेस कमजोर हुई। ये तीनों बड़े राज्य हैं। इन्हें मिलाकर लोकसभा में कुल 115 सीटें हैं। अगर यहां की मजबूत पार्टियां कांग्रेस के साथ जुड़ती हैं तो उसे इसमें फायदा दिखाई दे रहा है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस मजबूत होकर तो उभरी, लेकिन इसके बावजूद सीटों के दहाई आंकड़े को पार नहीं कर पाई। अगर अपने अपने राज्यों में मजबूत पार्टियां उसके साथ जुड़ती हैं तो कांग्रेस को भी इसका फायदा होगा। कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई उसके लिए लाभदायक साबित होगी। कांग्रेस का विस्तार होगा तो इंडी गठबंधन में उसकी स्थिति भी मजबूत होगी। यूपी और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में समाजवादी पार्टी और आरजेडी के साथ मोलभाव की कांग्रेस की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। कांग्रेस को विलय में फायदा दिख रहा है, लेकिन सवाल है जिन पार्टियों से विलय की अपील संजय राउत कर रहे हैं, क्या वो अब पहले की तरह मजबूत हैं? क्या उनके पास पहले जैसा जन समर्थन है? क्या वो कांग्रेस को उस तरह सशक्त करेंगी जैसा कुछ समय पहले तक कर सकती थी? इसके लिए आपको महाराष्ट्र चुनाव के आंकड़े देखने चाहिए। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में शरद पवार गुट का प्रदर्शन बेहतर रहा। शरद पवार गुट ने 8 सीटें जीती और अजित पवार गुट को केवल 1 सीट मिली। लेकिन 5 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो हालात पूरी तरह बदल गए। विधानसभा चुनाव में शरद पवार गुट को केवल 10 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि अजित पवार गुट ने 41 सीटों पर विजय हासिल की। यानी मौजूदा परिस्थितियों में महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार गुट उतना मजबूत नहीं है। शायद यही वजह है कि पार्टी के कांग्रेस में विलय की चर्चाओं ने जोर पकड़ा हुआ है। यही हाल टीएमसी का भी है। लोकसभा चुनाव में जो पार्टी मजबूत साबित हुई वो विधानसभा चुनाव तक आते आते काफी कमजोर हो गई। जनता के बीच अलोकप्रिय साबित होने के साथ साथ पार्टी के भीतर भी ममता बनर्जी की पकड़ काफी कमजोर हुई। टीएमसी के 60 विधायक ममता बनर्जी से अलग हो चुके हैं। संसदीय दल में भी विभाजन का खतरा है। अभिषेक बनर्जी को लेकर ममता बनर्जी के करीबी सांसदों में भी नाराजगी है। पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। यानी मौजूदा हालात में टीएमसी का हाल भी शरद पवार गुट जैसा ही है। यानी विलय से कांग्रेस को कितना लाभ मिलेगा, ये राजनीति के विशेषज्ञों के लिए भी विश्लेषण का विषय है। वैसे अगर ये पार्टियां कांग्रेस के साथ विलय करती हैं तो संसद में कांग्रेस तुरंत दहाई आंकड़े से तिहाई आंकड़े में पहुंच जाएगी। मित्रों, देश की जिन पार्टियों के नाम में कांग्रेस लगा है, अगर उनके सभी लोकसभा सांसदों को जोड़ लिया जाए तो ये संख्या 140 तक पहुंच जाएगी। ये सभी पार्टियां कांग्रेस से ही निकली हुई हैं। चर्चा कांग्रेस में विलय की हो रही है, लेकिन यहां आपको कांग्रेस में विभाजन का इतिहास भी जानना चाहिए। स्वतंत्रता से पहले ही 3 बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। स्वतंत्रता के बाद भी यह जारी रहा। इंदिरा गांधी के दौर में कांग्रेस में 2 बार बड़े पैमाने पर बंटवारा हुआ। कुल मिलाकर कांग्रेस से अलग होकर 60 से ज्यादा पार्टियां बनी। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह और चंद्रशेखर भी कभी कांग्रेस में रहे थे। 1997 में प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल ने भी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी। ये नेता कांग्रेस से अलग होकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। पीवी नरसिम्हा राव के समय में कांग्रेस तिवारी नाम की पार्टी बनी। फिर सोनिया गांधी के दौर में शरद पवार और ममता बनर्जी ने अलग पार्टी बनाई। 2011 में जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। 2014 के बाद कांग्रेस में बहुत बड़े स्तर पर विभाजन तो नहीं हुआ, लेकिन नेताओं का कांग्रेस से पलायन होने लगा। शायद कुछ पार्टियों के कांग्रेस में विलय होने से ये स्थिति अब बदल जाए। टीएमसी और शरद पवार वाली एनसीपी ही नहीं, देश में कई और क्षेत्रीय दल हैं जिनके नेता कभी कांग्रेस में थे और कांग्रेस से निकलकर उन्होंने पार्टी बनाई। इन क्षेत्रीय दलों की कमजोरी में कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए नई संजीवनी तलाश रही है। संजीवनी की तलाश वैज्ञानिक वर्षों से कर रहे हैं। यह संजीवनी एक दवा है, ऐसी दवा जो बुढ़ापे को रोक सकती है, ऐसी दवा जो मनुष्य को सदैव युवा बनाए रख सकती है। यह विश्लेषण उन लोगों के लिए है जो हमेशा जवान दिखना चाहते हैं। यूनान के मशहूर नाटककार सोफोक्लेस ने कहा है कि जवान रहने की इच्छा हर इंसान के भीतर की सबसे गहरी और शाश्वत लालसा है। इंसान की इसी शाश्वत लालसा को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक दशकों से प्रयोगशाला में टेस्ट कर रहे हैं। और आज आपके लिए, पूरी मानव प्रजाति के लिए शुभ समाचार यह है कि बुढ़ापा रोकने की दवा का इंसान पर पहला ट्रायल शुरू हो गया है। पहली बार उम्र के असर को उलटने वाला इंजेक्शन इंसान को लगाया गया है। अमेरिका में बोस्टन के बायोटेक स्टार्टअप लाइफ बायोसाइंसेज ने
पहले मरीज को सेलुलर रीप्रोग्रामिंग का इंजेक्शन दिया है। सेलुलर रीप्रोग्रामिंग के तहत उम्र के असर से नष्ट हो रही कोशिका को फिर से युवा बनाया जाता है। सरल भाषा में कहें, यह कोशिकाओं का आयु रीसेट बटन दबाना है ताकि वो फिर से युवा और स्वस्थ कोशिका की तरह काम करने लगे। ऐसा ही सेलुलर रीप्रोग्रामिंग वाला इंजेक्शन ग्लूकोमा यानी काला मोतिया से पीड़ित मरीज की एक आंख की पुतली में लगाया गया है। इस ट्रायल का मुख्य उद्देश्य उम्र बढ़ने के कारण कमजोर हो जा रही कोशिकाओं को फिर से युवा और स्वस्थ बनाना है। वैज्ञानिक अगले 6 महीने तक इस थेरेपी के असर और साइड इफेक्ट्स पर नजर रखेंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा है, यह शरीर तो जीर्ण शीर्ण होगा ही, यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति के इसी अटल सत्य को प्रयोगशाला में चुनौती दी जा रही है, उसे बदलने की कोशिश हो रही है। मित्रों, यहां एक फर्क भी आप समझिए, यह मृत्यु पर विजय वाली उपलब्धि नहीं है, यह जवान होकर लंबा जीवन जीने वाली कामयाबी होगी। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो 90 साल की उम्र में भी एक व्यक्ति के शारीरिक अंगों की कार्यक्षमता और ऊर्जा 30 साल के युवा जैसी हो सकती है। इसीलिए इस प्रयोग को मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज कहा जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि अगर यह प्रयोग सफल रहा तो हमारे आपके लिए क्या बदल सकता है। बहुत गौर से सुनिएगा और समझिएगा। पहले इसके फायदे को समझते हैं। प्रयोग के सफल होने पर बुढ़ापा बीमारी मुक्त होगा, यानी अल्जाइमर, गठिया, कमजोर नजर और दिल की बीमारी जैसे उम्र से जुड़े रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे। मनुष्य लंबे समय तक युवा और सक्रिय रहेगा। हमारा हेल्थ स्पैन बढ़ जाएगा। उम्र बढ़ने पर भी शारीरिक और मानसिक क्षमता युवा उम्र जैसी होगी। बुढ़ापा रोकने वाले जिस इंजेक्शन का पहला डोज इंसान को दिया गया है, उसका पहले चूहों और बंदरों पर सफल टेस्ट हो चुका है। चूहे और बंदरों की आंख की रोशनी सफलतापूर्वक वापस लौट चुकी है। अब आपके मन में यह जिज्ञासा होगी कि रिवर्स एजिंग वाली यह थेरेपी कैसे काम करेगी, कैसे यह मनुष्य के अंदर बुढ़ापे को रोकेगी। मित्रों, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे हम आपको आसान शब्दों में बताने वाले हैं। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। यह एंटीबायोटिक दवा शरीर के अंदर मौजूद 3 खास तरह की जीन को ऑन स्विच करेगी, यानी उन्हें एक्टिवेट करेगी। एक्टिव होने के बाद यह जीन उम्र के असर से बूढ़ी और क्षतिग्रस्त हो चुकी कोशिकाओं को रीप्रोग्राम करना शुरू करेंगे। सरल शब्दों में समझिए, ये बूढ़ी हो चुकी कोशिकाओं को युवा बनाना शुरू करेंगे। रीप्रोग्राम होने के बाद कोशिकाएं फिर युवा जो हो जाएंगी और हमें बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी दवाओं के परीक्षण की एक तय प्रक्रिया होती है। चूहों और बंदर पर सफलता से टेस्ट के बाद इंसान की आंख में इसका परीक्षण इसलिए किया गया क्योंकि आंख शरीर के बाकी हिस्सों से अलग और सुरक्षित होती है। इससे साइड इफेक्ट्स पर नजर रखना भी आसान होता है, क्योंकि अगर कोशिकाएं रीप्रोग्रामिंग के दौरान बहुत अधिक रीसेट हो गई तो वो स्टेम सेल बनकर अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगेंगी। इससे शरीर के अंदर घातक ट्यूमर बन सकता है, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे प्रयोग बहुत खर्चीले होते हैं। अमेरिका में बुढ़ापा रोकने वाले जिस थेरेपी की टेस्टिंग हो रही है, उसमें अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन समेत कई बड़े निवेशकों ने पैसा लगाया है। समझिए, अगर यह प्रयोग कामयाब भी रहा तो शुरुआती कई सालों तक यह तकनीक करोड़ों की होगी, यानी शुरुआत में इसे सिर्फ दुनिया के अरबपति ही खरीद पाएंगे। रोम के दार्शनिक सिसेरो ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति इतना बूढ़ा नहीं होता कि वो एक और वर्ष जीने की आशा ना कर सके। कुछ समय और जीने और नौजवान दिखने की इसी लालसा ने रिवर्स एजिंग को बड़ी इंडस्ट्री बना दिया है। ये इंडस्ट्री 1, 2 या कुछ 100 करोड़ की नहीं है। मित्रों, जवान रहने की लालसा कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, अब आप इसे भी समझिए। दुनिया में एंटी एजिंग क्रीम, सीरम, सप्लीमेंट्स और डिवाइस का मौजूदा मार्केट करीब $83 बिलियन यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए का है। यह बाजार साल 2035 तक बढ़कर $150 बिलियन यानी करीब 15 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। मित्रों, अभी यह बाजार सिर्फ चेहरे को नौजवान दिखाने वाला कारोबार है। इसे तकनीकी भाषा में मेडिकल एस्थेटिक मार्केट कहते हैं। इस कारोबार में बोटॉक्स, डर्मल फिलर्स, लेजर ट्रीटमेंट और प्लास्टिक सर्जरी शामिल है। लोग सिर्फ चेहरे को जवान दिखाने के लिए इंजेक्शन ले रहे हैं। 2026 में यह बाजार $31 बिलियन यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए का है। यह सालाना 13% की रफ्तार से बढ़ रहा है। साल 2034 तक यह $90 बिलियन यानी 9 लाख करोड़ रुपए के पार हो जाएगा। यह कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अजरबैजान जैसे देश की जीडीपी $150 बिलियन से कम है।
2025 में IBM जैसी कंपनी ने 5 साल में AI और दूसरी रिसर्च पर $150 बिलियन खर्च करने का ऐलान किया था। जनरेटिव AI के पूरे सॉफ्टवेयर मार्केट का अनुमानित प्राइस $150 बिलियन के आसपास है। एंटी एजिंग का कारोबार फिलहाल इतना बड़ा है, अगर इंजेक्शन वाला प्रयोग सफल रहा तो सोचिए ये कितना बड़ा कारोबार बन जाएगा। मित्रों, डीएनए में कल हमने आपको बताया था कैसे भारत ने अमेरिका को फटकार लगाई थी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे भारत ने यूरोप को कैसे खामोश कर दिया। आज आपको पता चलेगा भारत ने रफाल पर फ्रांस को कैसे अपनी शर्त मानने के लिए मजबूर किया। लेकिन पहले आप विदेश मंत्री एस जयशंकर का फिनलैंड में दिया ये बयान सुनिए। यूरोप को लगता है कि रूस के प्रति भारत सहानुभूति रखता है। भारत लगातार रूस से तेल खरीदता रहा है। इस सोच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम तेल की उपलब्धता और दाम के आधार पर तेल खरीदते हैं। अभी आपने नैतिक जिम्मेदारी की बात की है। इसका जवाब यह है कि आज तक किसी यूरोपीय देश पर भारत में बने हथियारों से हमला नहीं हुआ है। दूसरी तरफ यूरोप में बने हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ है। आपको इस पहलू को याद रखना चाहिए। भारत की तरफ से इतने ठोस जवाब की उम्मीद यूरोपियन नेताओं को नहीं थी। इसी वजह से कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों ने यह जवाब सुना वो एकटक देखते रह गए। इनका हैरान परेशान होना लाजमी था, क्योंकि भारत ने आज पश्चिमी जगत के सामने वो सच रख दिया जिससे नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले यूरोपीय देश हमेशा मुंह चुराते रहे हैं। यूरोप की ताकत भारत के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल हुई, इसका जीता जागता प्रमाण पाकिस्तान है। वो देश जिसका सालों से एक ही एजेंडा रहा है, भारत को जख्म देना। अगर आप पाकिस्तानी फौज के इतिहास को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूरोपीय देश इस नापाक मुल्क पर कितना मेहरबान रहे। 1971 में मिली शिकस्त के बाद पाकिस्तानी नेवी को ब्रिटेन ने सहारा दिया। ब्रिटेन से पाकिस्तान को अगुस्ता क्लास की पनडुब्बियां मिली, जो मिराज 3 लड़ाकू विमान दशकों तक पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बना रहा। वो चीन या अफ्रीका से नहीं बल्कि यूरोप के फ्रांस से मिला था। कारगिल के युद्ध में घुसपैठ करके आई पाकिस्तानी फौज से जो सब मशीन गन मिली थी वो जर्मनी ने पाकिस्तान को सप्लाई की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के S-400 सिस्टम ने जिस पाकिस्तानी निगरानी विमान को गिराया था वो भी यूरोपीय देश स्वीडन में बना था। इतना ही नहीं, चीन की दखलंदाजी से पहले पाकिस्तानी फौज को ग्रेनेड और मोर्टार भी स्पेन और ऑस्ट्रिया जैसे देशों से ही मिलते थे। यूरोप से मिले इन्हीं हथियारों के सहारे पाकिस्तान ने भारत को जख्म देने की कोशिश की। यह तथ्य कोई एजेंडा नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज हो चुका सच है। फर्क इतना है कि भारत के खिलाफ यूरोप की इस पाकिस्तान परस्ती की बातें कोई नहीं करता। पश्चिमी दुनिया की बड़ी बड़ी लॉबीज सेलेक्टिव एजेंडे पर चलती हैं और हर मुद्दे पर भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है। पश्चिमी दुनिया के इसी बर्ताव पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। पंडित नेहरू ने कहा था, पश्चिम के लोग ये मानने की भूल करते हैं कि इतिहास केवल उनके इर्द गिर्द घूमता है। वो भारत और एशिया को केवल अपने हितों के चश्मे से देखते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि भारत और एशिया अब जाग चुका है और वो अपने फैसले खुद लेगा, न कि पश्चिम के हुक्म पर चलेगा। भारत की स्वतंत्र नीति और अटल निश्चय का नतीजा है कि आज भारत शर्तों पर नहीं चल रहा, बल्कि दुनिया भारत की शर्तों को मान रही है, उन्हें स्वीकार कर रही है। हमारा अगला विश्लेषण आपको दुनिया में भारत की इसी प्रगति से परिचित कराएगा। अब हम आपको फ्रांस से आया एक महत्वपूर्ण समाचार बताने जा रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि सिर्फ कूटनीति ही नहीं बल्कि सैन्य शक्ति के मोर्चे पर भी भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। फ्रांस सरकार के सूत्रों के मुताबिक अब भारत को रफाल फाइटर जेट की तकनीक ट्रांसफर की जाएगी। खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान इस डील पर मोहर लग जाएगी। दरअसल भारत ने फ्रांस से 114 अतिरिक्त रफाल फाइटर जेट खरीदने का प्रस्ताव भेजा है। इन 114 जेट्स की डील के साथ रफाल की तकनीक साझा की जाएगी। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में रफाल के इंजन, ढांचे और अंदरूनी सॉफ्टवेयर की डिटेल्स शामिल होंगी। इसके साथ साथ नए रफाल के 55 से 60% कलपुर्जे भारत में ही बनाए जाएंगे, यानी रफाल भी मेक इन इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। दरअसल भारत ने जब 114 रफाल फाइटर जेट्स के लिए प्रस्ताव भेजा था, तब भारत ने कह दिया था यह डील तभी होगी जब रफाल की तकनीक भारत के साथ साझा की जाएगी। इसके साथ साथ भारत ने यह भी कहा था कि 114 में से 90 जेट्स देश के अंदर ही तैयार किए जाएंगे। इन दोनों शर्तों पर पहले फ्रांस नानुकुर करता रहा, लेकिन अब फ्रांस ने हामी भर दी है। फ्रांस से 24 विमान रेडी टू फ्लाई कंडीशन में आए हैं और बाकी भारत में बनाए जाएंगे। अब समझिए कि भारत और फ्रांस की सहमति से वायुसेना की फायर पावर में कितना इजाफा होने वाला है। रफाल की तकनीक मिलने के बाद भारत में बनी मिसाइल और बम को विमान से इंटीग्रेट किया जा सकेगा, यानी जो रफाल अब तक सिर्फ मीका और मिटियोर जैसी मिसाइल दाग सकता था,
वही रफाल अब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को भी दाग सकेगा। भारत रफाल का सबसे आधुनिक वर्जन खरीद रहा है। इस वर्जन में टारगेट को ट्रैक करने के लिए उन्नत रडार लगे हैं। यह भी एक फाइटर पायलट की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। सबसे बड़ी बात यह कि भारत को रफाल के इंजन की तकनीक मिलेगी। इस तकनीक के जरिए भारतीय एयरफोर्स की महत्वाकांक्षी AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अभियान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। रफाल में भारतीय हथियार और उपकरण लगने से इन विमानों के ऑपरेशन और मेंटेनेंस पर खर्चा भी काफी कम हो जाएगा। यानी रफाल वाली ये सुपर डील भारतीय एयरफोर्स को सैन्य और आर्थिक दोनों मोर्चों पर फायदा पहुंचाएगी। फ्रांस ने भारतीय प्रस्ताव पर कई अगर मगर किया, लेकिन आखिरकार जीत भारतीय विदेश नीति की हुई। मित्रों, फ्रांस के साथ रफाल की तकनीक का समझौता करके भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दूसरे देशों से विमान की तकनीक हासिल करने में भारत अब चीन से भी आगे पहुंच गया है। अगर भारत का इतिहास देखें तो रूस ने भारत को MiG-21, MiG-21 ब्रिज, MiG-27 और सुखोई 30 की तकनीक ट्रांसफर की थी। अब फ्रांस भी भारत को रफाल विमान की तकनीक ट्रांसफर कर रहा है। भारत को अलग अलग देशों से तकनीक मिली है, यह भी भारत के लिए एक कामयाबी का बड़ा प्रमाण है। रूस से मिली तकनीक और लाइसेंस के जरिए भारत अब तक 260 सुखोई 30 फाइटर जेट बना चुका है। अब बारी रफाल की है। रफाल की डील में भी तकनीक और उपकरणों का ट्रांसफर होगा। यानी अगले 10 से 15 साल में भारतीय वायुसेना को ज्यादा तादाद में रफाल विमान हासिल हो जाएंगे। किसी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हथियारों का रखरखाव और आधुनिकीकरण कितना आवश्यक है, इसका एक जिक्र महर्षि शुक्र के लेखन में भी मिलता है। शुक्र नीति में लिखा गया है, राजा को सदा अपनी सेना के शस्त्रागार की जांच करनी चाहिए। पुराने हथियारों की जगह नए हथियार रखने चाहिए। घातक अस्त्र या शस्त्र का आधुनिकीकरण भी करना चाहिए। शस्त्रों का यह आधुनिकीकरण ही राष्ट्र की सुरक्षा का मूल मंत्र होता है। डीएनए में अब आज का संदेश। जीवन में दो ही हस्ताक्षर अमर होते हैं, एक समय के और दूसरे कर्म के। लेकिन वास्तविकता यह है कि समय तो सबको मिलता है, लेकिन कर्म सब नहीं कर पाते हैं। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।